हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में अध्याय 1 से लेकर अध्याय 5 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। यानी कि अध्याय 1 से लेकर अध्याय 5 तक हम तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम एक ही वीडियो में टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे अध्याय 1 से लेकर अध्याय 5 तक। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट अध्याय है बातचीत। तो इसके लेखक, बातचीत के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत क्या है? तो बातचीत क्या है? तो बातचीत निबंध है। बातचीत क्या है? तो निबंध है, जिसके लेखक, बातचीत के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। इस वीडियो में हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? यानी कह रहे हैं कि जैसा काम वैसा परिणाम क्या है? एक प्रहसन है। इसको किसने लिखा है ये पूछ रहा है। तो इसको किसने लिखा है? तो इसको बालकृष्ण भट्ट ने लिखा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जैसा काम वैसा परिणाम किसका प्रहसन है? तो बालकृष्ण भट्ट का प्रहसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। बेनी प्रसाद भट्ट, बालकृष्ण जी के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। जितने भी लेखक हैं उनके आप पिता का नाम जरूर याद करेंगे। पिता का, माता का, उनका जन्म, उनका मृत्यु, जन्म स्थान, उनकी रचनाएं क्या है, ये सब जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? देखिए, रचना भी पूछ रहा है तो इसीलिए हम बोल रहे हैं रचना, ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान में एक बार पढ़ना है और इसको याद रखना है। दमयंती स्वयंवर किनकी रचना है? तो ये किसकी है? तो बालकृष्ण भट्ट की। ऑप्शन नंबर सी। एक बार आपको ऐसे ही देखते चलना है जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो हम शुरू में ही बताए हैं कि बातचीत क्या है। तो बातचीत निबंध है, यानी कि इसमें ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर डी, ललित निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो वो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार थे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य जब बातचीत करता है तो उसका बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या होता है? तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना। क्या कर रहा है? अवाक होकर अपने से बातचीत करना ही मनुष्य का क्या है? बातचीत करने का उत्तम तरीका। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आत्मीयता जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। आपको इतना रिवाइज कर लेना है कि क्वेश्चन को देखते ही आपको कहाँ, ऑप्शन नंबर सी पर जाकर आपका नज़र टूके कि आत्मीयता कहाँ पर है, तब समझिए कि आपका तैयारी सही चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो हम बताए थे पिछली वीडियो में कि 13 जून 1844 को हुआ था। 13 जून 1844। ऑप्शन नंबर बी, 13 जून 1844, 1884 नहीं, 1844। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की? नहीं, बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। किसका है? तो श्रीनिवास दास की है। ऑप्शन नंबर सी, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो श्रीनिवास दास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? इसमें से पूछ रहा है कौन सी रचना है जो वो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो जो परीक्षा गुरु है ना, परीक्षा गुरु, ऑप्शन नंबर डी, वो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। अब बाकी नूतन ब्रह्मचारी, सौ अनाज एक सुजान, सद्भाव का भाव, ये तीनों किसका है? तो ये तीनों बालकृष्ण भट्ट का है। और परीक्षा गुरु जो है वो बालकृष्ण भट्ट का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रचना इसमें से पूछ रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो रेल का विकेट खेल जो है ना, रेल का विकेट खेल, ये किसका है? तो बालकृष्ण भट्ट का। हम ये सब आपको कहाँ पढ़ाए हैं? तो लेखक परिचय में हम ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकला था? यानी कि कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? तो हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका उन्होंने
निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बातचीत किस विद्या की रचना है। तो बातचीत किस विद्या की रचना है, तो बातचीत क्या है, तो निबंध है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। तो उन्होंने किसके मुख से एक बात सुनी थी, तो फ्राइडे के मुंह से उन्होंने फर्स्ट टाइम किसी को बोलते हुए फ्राइडे के मुंह से बात सुनी थी, 16 वर्ष के वो भी बाद। उसके पहले क्या, तो कुत्तों बिल्लियों ये सब जानवरों का आवाज़ सुनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर बातचीत शीर्षक निबंध का निबंधकार है। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। जब बातचीत हम चैप्टर पढ़े वो बाल कृष्ण भट्ट का है, तो बातचीत में वो बाल कृष्ण भट्ट क्या बताते हैं, तो बातचीत की शैली को बताते हैं, ऑप्शन नंबर ए, कि कैसे एक दूसरे से बात किया जाता है, बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा था। तो भट्ट जी को किसने रखा था, तो रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी। उन्होंने क्या, तो बाल कृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एडिशन और स्टील की श्रेणी में किसे रखा गया है, तो बाल कृष्ण भट्ट को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। यानी पूछ रहे हैं कि बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान क्या है, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश जो है उनका निवास स्थान है। लखनऊ उत्तर प्रदेश नहीं मानना है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो हम अभी बताए हैं किस पत्रिका का संपादन किया था, तो हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का उन्होंने संपादन किया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल कृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया। तो उन्होंने हिंदी नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था, तो 1877 में उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया, 1877, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। इनमें से पूछ रहा है कौन सी जो रचना है वो बाल कृष्ण भट्ट का रचा हुआ नहीं है। तो जो मेघदूतम है ना, ऑप्शन नंबर सी मेघदूतम, उनका लिखा हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। पूछ रहा है इनमें से कौन सा उपन्यास जो है वो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखा हुआ है। तो 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन नंबर सी है जो वो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं। तो हम नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं, तो नांदी पाठ कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहेंगे, तो नांदी पाठ कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। तो रॉबिन्सन क्रूसो को हम अभी बताए थे कि वो 16 वर्ष के बाद मनुष्य का मुख देखा था और आवाज़ सुना था। कितने वर्ष बाद, तो 16 वर्ष बाद, ऑप्शन नंबर सी, 16 वर्ष के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था। यानी कि जब कोई बोलता है तो उसके क्या होता है, तो मनुष्य के रूप का साक्षात्कार, यानी कि पता चलता है कि ये कैसा व्यक्ति है। ये बात किसने कहा था, तो ये बात बेन जॉनसन ने कहा था, बेन जॉनसन, ऑप्शन नंबर बी। ये बात किसने कहा, तो बेन जॉनसन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है। यानी कि असल जो बातचीत है वो सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, तीसरी आने से बातचीत का जो लय है वो बिगड़ जाता है। ये बात किसने कहा था, तो ये बात एडिसन बोले थे, एडिसन, ऑप्शन नंबर ए, कि असल बातचीत सिर्फ है 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। एडिसन का मत था, किसका मत था, एडिसन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। तो अभी बताए हैं कितने लोगों के बीच, तो 2 लोगों के बीच, ऑप्शन नंबर ए। और इस मत को किसने दिया था, किसका कहना था, तो एडिसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है।
यानी बातचीत से मन कैसा हो जाता है, तो बातचीत करने से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, हल्का और स्वच्छ। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, यानी क्या नहीं रहेगा तो गूंगी सृष्टि जो है वो गूंगी प्रतीत होगी, तो वो वाक्य शक्ति यानी कि बोलचाल की जो है ना, ये बोलचाल नहीं रहेगा तो क्या होगा, गूंगी सृष्टि क्या है, तो गूंगी प्रतीत होगी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का 30 नंबर, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो ये यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वो यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। अब हम लोग सेकंड चैप्टर में आ गए, सेकंड अध्याय में। सेकंड अध्याय हमारा कौन सा है, तो सेकंड अध्याय है उसने कहा था। सेकंड अध्याय कौन सा है, उसने कहा था। उसने कहा था क्या है, सेकंड अध्याय है, जिसके लेखक कौन है, तो श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और ये क्या है, कहानी, और कहानी के कहानीकार कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं सेकंड चैप्टर के लेखक। उसने कहा था, ये क्या है, तो एक कहानी, आप इसको ध्यान में रखिएगा। आइए चलिए प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रश्न है हमारे पास, बुध का कांटा रचना है। बुध का कांटा किसका रचना है, तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। ऑप्शन नंबर बी, बुध का कांटा किसका रचना है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे, यानी जो गुलेरी जी थे वे किस सदी के प्रमुख लेखक थे, तो वे 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। ऑप्शन नंबर डी, वे 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलेरी जी ने कल कितनी कहानियाँ लिखी। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी, तो 3 कहानियाँ लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी का नायक है, यानी कि उसने कहा था, जो हम कहानी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, जो पाठ पढ़े थे, उसके नायक कौन है, तो इसके नायक कौन है, तो लहना सिंह है। ऑप्शन नंबर ए, लहना सिंह इसके नायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। इसमें से पूछ रहा है चारों में से जो है रचना वो गुलेरी जी की नहीं है, तो हारे के हरि नाम, हारे का हरि नाम जो है ना, ऑप्शन नंबर डी, ये जो है वो गुलेरी जी की नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, कह रहा है कि उसने कहा था कहानी है, तो उसने कहा था कैसी कहानी है, युद्ध की कहानी है कि दिव्य प्रेम की कहानी है कि प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, या इनमें से सभी। तो उसने कहा था कैसी कहानी है, उसने कहा था कहानी कैसी है, तो वो युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, यानी कि इनमें से सभी, ये तीनों तरह की कहानियाँ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया था, यानी कि उसने कहा था, जो कहानी हम लोग पढ़े हैं उसमें किस शहर का चित्रण यानी कि वर्णन किया, बार बार बोला गया, तो किस शहर का, तो अमृतसर। अमृतसर जो शहर है ना, उसका इसमें चित्रण किया गया। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहना सिंह के गांव का नाम क्या है। लहना सिंह के गांव का नाम क्या है, तो लहना सिंह के गांव का नाम क्या है, तो मांझे। ऑप्शन नंबर बी, लहना सिंह के गांव का नाम मांझे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहना सिंह किस पद पर था। लहना सिंह जो था वो किस पद पर था, तो लहना सिंह जमींदार के पद पर था। ऑप्शन नंबर सी, लहना सिंह जमींदार के पद पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई, यानी लहना सिंह का जब मृत्यु हुआ था तो किसके गोद में हुआ था, तो वजीरा सिंह के गोद में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक कौन था, तो पलटन का विदूषक भी कौन था, तो वजीरा सिंह था। ऑप्शन नंबर सी, पलटन का विदूषक वजीरा सिंह। हम लोग जल्दी जल्दी करते चल रहे हैं क्योंकि हम लोग एक बार ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, तो बोधा सिंह था। ऑप्शन नंबर ए, बोधा सिंह। नेक्स्ट है, भारतीय सिपाहियों का
किसके साथ सुसंघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाही को किसके साथ सुसंघर्ष हुआ था? तो किसके साथ हुआ था? तो जर्मनी के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, किसके साथ हुआ था? जर्मनी के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? यानी कि जर्मन जो लेफ्टिनेंट था उसको किसने मार गिराया? तो उसको लाना सिंह ने मार गिराया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, लाना सिंह ने मार गिराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख राइफल के जमींदार लाना सिंह का नंबर क्या था? यानी कि सिख राइफल जमींदार के लाना सिंह का राइफल का नंबर क्या था? तो 77 था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? सरकार ने जो सूबेदार को जमीन दी थी वो कहाँ पर दी थी? तो लॉयलपुर में दी थी, लॉयलपुर में दी थी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, गुलेरी जी का जन्म हुआ था। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयपुर राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, गुलेरी जी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? यानी कि जो कहानी पढ़ रहे हैं उसने कहा था कहानी जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं वो कब प्रकाशित हुआ था? तो 1915 में प्रकाशित हुआ था, 1915। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कछुआ धर्म, कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कृति है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 21 नंबर, पुरानी हिंदी रचना है। तो पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो पुरानी हिंदी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 22, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? यानी पूछ रहा है इन चारों में से जो निबंध है वो गुलेरी जी का लिखा हुआ नहीं है। तो मजदूरी और प्रेम जो है ना वो गुलेरी जी का लिखा हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, कुड़माई का अर्थ क्या होता है? तो कुड़माई का अर्थ क्या होगा? मंगनी होगा। ए नंबर, मंगनी। कुड़माई का मतलब होता है जो विवाह से पहले होता है ना, सगाई मंगनी, उसको बोलते हैं कुड़माई। ऑप्शन नंबर ए, मंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधा कौन था? 24 नंबर, बोधा कौन था? तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा बोधा था। और पिछले में क्या पूछा था? सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र का क्या नाम था? तो बोधा था। यहाँ पर पूछ रहे बोधा कौन था? तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा बोधा था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो अमृतसर के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? कौन सी कहानी जो है इसमें से चंद्रधर शर्मा गुलेरी का लिखा हुआ नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, कफन जो है ना वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का लिखा हुआ नहीं है। नेक्स्ट है 27, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेरी जी गुलेर गांव के मूल निवासी थे। ऑप्शन नंबर सी, गुलेरी जी गुलेर के मूल निवासी थे। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, गुलेर गांव के। नेक्स्ट है 28 नंबर, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था जो कहानी है उसके कहानीकार कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? यानी कि चंद्रधर शर्मा किस युग के कहानीकार हैं? तो द्विवेदी युग के, द्विवेदी युग के। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा द्विवेदी युग के। और बालकृष्ण भट्ट जो थे वो किस युग के थे? तो वे थे भारतेंदु युग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो उसने कहा था जो कहानी है वो 5 भागों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का पूछ रहा है जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 को हुआ था। 7 जुलाई 1883। ऑप्शन नंबर सी, 7 जुलाई 1883।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, यानी कि लहना सिंह जो नाम आया है वो किस कहानी का पात्र है। तो हम सभी जानते हैं कि वो किस कहानी का पात्र है, तो उसने कहा था जो कहानी है उसका पात्र है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, उसने कहा था जो कहानी है वो किस प्रकार की है, तो क्रम प्रधान कहानी है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है हमारा पुरानी हिंदी रचना किसकी है, तो पुरानी हिंदी रचना किसकी है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। चंद्रधर शर्मा की गुलेरी की जितनी कहानी रचनाएं निबंध है वो सब आपको याद कर लेना है कौन कौन सी कृतियाँ उन्होंने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। कीरत सिंह कौन था, कीरत सिंह कौन था, तो कीरत सिंह कौन था, तो लहना सिंह का भतीजा। लहना सिंह का क्या था, तो लहना सिंह का भतीजा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था, तो लड़की से लहना सिंह बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था, तो तेरी कुड़माई हो गई, ऑप्शन नंबर सी। यही पूछता था कि तेरी कुड़माई हो गई, यानी तेरी सगाई मंगनी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है, यानी कि जो लपटन साहब थे वो सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहते हैं, तो 10 आदमी छोड़कर जाने को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, तो अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, तो मामा थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है हमारा लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, यानी लहना सिंह जो है उस सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसको भेजता है, तो वजीरा सिंह को भेजता है, ऑप्शन नंबर ए, वजीरा सिंह को। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, उसने कहा था का सूबेदारनी ने अपनी पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा, तो सूबेदारनी जो थी अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कही है, तो लहना सिंह से बोली थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है अध्याय 3 संपूर्ण क्रांति, जो कि क्या है भाषण है, और ये भाषण कौन दिए थे, तो जयप्रकाश नारायण दिए थे। संपूर्ण क्रांति भाषण है, इसको कौन दिए थे, तो जयप्रकाश नारायण दिए थे। कहाँ दिए थे, तो पटना में दिए थे। इस चैप्टर का हम लोग ऑल ऑब्जेक्टिव अब करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर का कर लिए, अब थर्ड चैप्टर को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, तो बाउल था, ऑप्शन नंबर सी। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, तो बाउल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था अभी न जाने कितनों मीलों इस देश की जनता को जाना है, ये बात किसने कहा था, तो ये बात जवाहरलाल नेहरू बोले थे, ऑप्शन नंबर सी। जवाहरलाल नेहरू बोले थे कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। अगला सवाल है किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था, यानी कि जो दिनकर थे, दिनकर जी, उनका निधन किस अस्पताल में हुआ था, तो विलिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है, तो जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है, तो अमेरिका का दलाल कहा गया है। जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था, यानी कि जो डॉक्टर था वो जयप्रकाश नारायण का देखभाल करता था, उस डॉक्टर का क्या नाम था, तो डॉक्टर रहमान नाम था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली, यानी कि जयप्रकाश नारायण किसका भाषण सुनकर उनको अमेरिका जाने के लिए प्रेरणा मिली, तो श्यामी सत्यदेव का भाषण सुनकर उनको अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, तो फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, तो सदानंद जी थे, ऑप्शन नंबर सी। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, तो सदानंद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा, तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है, तो उमाशंकर दीक्षित को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए।
ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? उमाशंकर दीक्षित को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? यानी कि जयप्रकाश नारायण जो थे वो आईएससी यानी कि इंटरमीडिएट ऑफ साइंस की परीक्षा कहाँ से पास किए थे? तो बिहार विद्यापीठ से पास किए थे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, बिहार विद्यापीठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी, लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। अगला सवाल है हमारा, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? यानी कि जयप्रकाश मार्क्सवादी कब बने थे? तो 1924 में बने थे, ऑप्शन नंबर डी। जब लेनिन का मृत्यु हुआ तो जयप्रकाश जी क्या हुए? तो मार्क्सवादी बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में जो पूछ रहा है कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गफूर थे, अब्दुल गफूर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? यानी कि किसको लोकनायक के नाम से हम लोग जानते हैं? तो जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोकनायक के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? यानी कह रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए, 11 अक्टूबर 1902 को जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था? तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो प्रभावती देवी था, ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। नेक्स्ट है 17 नंबर, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है? तो ये जयप्रकाश नारायण की है, ऑप्शन नंबर डी। हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करते चल रहे हैं क्योंकि एक बार हम एक क्वेश्चन करा चुके हैं, रिवीजन करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1952 में हुआ। नेक्स्ट है 19 नंबर, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? तो 1998 में दी गई थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो लोकनायक के नाम से याद करती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 21 नंबर, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? यानी कि जो ये भाषण है संपूर्ण क्रांति, इसको जयप्रकाश नारायण ने कब और कहाँ दिए थे? तो पटना में दिए थे, हम तो शुरू में ही बताए थे कि ये भाषण पटना में दिए थे। कब दिए थे? तो 5 जून 1974 को दिए थे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो हम शुरू में ही बताए हैं, आप इसका आंसर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो जयप्रकाश कब नेतृत्व किए थे छात्र आंदोलन का? तो 1974 में किए थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना नंबर? 24, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? पिताजी का नाम क्या था? तो हर्षु दयाल था, ऑप्शन नंबर बी। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? तो हर्षु दयाल था। और माताजी का नाम क्या था? तो प्रभावती देवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है? ये तो हम सब लोग जानते हैं, कौन सा? तो संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन नंबर सी जो है वो संपूर्ण क्रांति किसने लिखा था? तो जयप्रकाश नारायण। और ये क्या है? तो ये एक भाषण है। नेक्स्ट है, संपूर्ण क्रांति क्या है? तो ये एक भाषण है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? तो संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण की रचना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो जयप्रकाश नारायण का, ऑप्शन नंबर ए। एक ही क्वेश्चन को
इधर उधर से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1974 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यानी कि समाज सेवा किए थे तो उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और कौन सा पुरस्कार दिया गया था? मैग्सेसे सम्मान से उनको पुरस्कारित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो मद्रास में वो ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो नई पीढ़ी के हाथ में है। किसके अनुसार? तो जयप्रकाश नारायण के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो रामनाथ जी गोयंक के यहाँ उनको दिल का दौरा पड़ा था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है 37 जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? तो बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? तो IAC की दी थी, ऑप्शन नंबर बी। अब पीछे पूछा था कि IAC की परीक्षा कहाँ से पास की थी? तो बिहार विद्यापीठ से की थी। अगला सवाल है 38 पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? पुलिस ने यह बात किसके मुंह से सुनी थी? तो यह बात दीक्षित जी के मुंह से सुनी थी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर हमारा अध्याय 3 भी कंप्लीट हो गया। अध्याय 4 में हम लोग पहुँच चुके हैं। अध्याय 4 जो है वो अर्धनारीश्वर है, अर्धनारीश्वर। और इसको कौन लिखे है? तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। और ये क्या है? तो ये भी एक भाषण, सॉरी दोस्तों यहाँ पर गलत टाइप हो गया है। अर्धनारीश्वर क्या है? तो अर्धनारीश्वर क्या है? तो अर्धनारीश्वर एक निबंध है। और इसको कौन लिखे हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं, निबंध। अर्धनारीश्वर क्या है? तो निबंध है, ऑप्शन नंबर यह निबंध होगा, क्योंकि इधर वाला ही कॉपी पेस्ट किया गया था टाइपिंग के टाइम, तो वहीं यहाँ नहीं लिखा गया है निबंध। ये क्या है? तो अर्धनारीश्वर निबंध है। आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? यानी कि दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो पद्म भूषण दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? यानी कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो अर्धनारीश्वर जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो बेगूसराय में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? यानी कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? तो नारी और पुरुष दोनों के, ऑप्शन नंबर सी, नारी और पुरुष दोनों के समन्वय है। नेक्स्ट है दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन है? तो प्रणभंग। प्रणभंग जो है वो उनकी पहली काव्य पुस्तक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा सवाल है दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो छात्र सहोदर में उनकी पहली पत्रिका प्रकाशित हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो कब प्रकाशित हुई थी? तो 1925 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला सवाल है दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? दिनकर जी के अनुसार अगर पति विचार है तो पत्नी क्या है? तो पत्नी भावना है, ऑप्शन नंबर सी।
अगला सवाल है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया, यानी कि बुद्ध और महावीर थे वो नारी को कौन सा अधिकार दिए थे, तो भिक्षुन होने का अधिकार दिए थे। ऑप्शन नंबर बी, भिक्षुनी होने का अधिकार दिए थे। अगला सवाल है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। किसका कथन था, ये बात किसने कहा था, तो ये बात प्रेमचंद बोले थे। ऑप्शन नंबर सी, ये बात किसने कहा था, तो ये बात प्रेमचंद बोले थे कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वो देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर गुण सीखती है तब वो क्या हो जाती है, तो राक्षसी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद ने ये बात कहा था। अगला सवाल है, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है, तो अर्धनारीश्वर क्या है, तो ये एक निबंध है। ऑप्शन नंबर ए, अर्धनारीश्वर निबंध है। शुरू में वहाँ पर गलत लिखा गया था, भाषण नहीं होगा। भाषण कौन सा चैप्टर था, तो भाषण 3rd चैप्टर था, 3rd अध्याय। ये क्या है, तो ये अर्धनारीश्वर निबंध है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी, यानी कौन था जो अपने अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना किया था, तो गांधी जी जो थे ना, वो अंतिम समय में नारीत्व की साधना किए थे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है, अर्धनारीश्वर कैसा रूप है, तो कैसा रूप है, कल्पित रूप है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है, तो नारी जो है वो पुरुष का जब गुण सीखते हैं तो वो राक्षसी हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी। ये मत किसका, ये अनुसार किसके अनुसार, तो प्रेमचंद के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है, तो इन चारों में से पूछ रहे हैं ना कि दिनकर जी की रचना कौन सी नहीं है, तो जो जूठन है ना, जूठन ये दिनकर जी का लिखा हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है, पूछ रहा है इनमें से कि दिनकर जी की कौन है, तो परशुराम की प्रतीक्षा जो है ना वो दिनकर जी की। ऑप्शन नंबर बी, परशुराम की प्रतीक्षा किसका लिखा हुआ है, तो दिनकर जी का लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, तो किससे है, तो उर्वशी से। ऑप्शन नंबर बी, उर्वशी से उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है हमारा, युद्ध और क्रांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है, तो युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है, तो कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी, जो कुरुक्षेत्र है ना वो युद्ध और शांति पर लिखी गई क्या है, तो काव्य कृति है, कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है हमारा, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, तो अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, तो शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। ऑप्शन नंबर ए। अब पहले क्या पूछा था कि शिव और पार्वती का कैसा रूप है, तो कल्पित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधारी थी, यानी कि गांधारी कौन थी, तो दुर्योधन की माँ। दुर्योधन की माँ कौन थी, तो गांधारी थी। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, प्रेमचंद थे, तो प्रेमचंद क्या थे, तो प्रेमचंद कथाकार थे। ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद क्या थे, तो कथाकार थे। अगला सवाल है, दिनकर का जन्म कब हुआ था, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, तो 23 सितंबर 1908 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, तो 23 सितंबर 1908 को हुआ था। अगला सवाल है, दिनकर किस युग के कवि हैं, तो दिनकर किस युग के कवि है, तो छायावदातर युग के वो कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है हमारा, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है, तो संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है, तो रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है हमारा, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है, यानी कि इन चारों में से कौन सी कृति जो है वो दिनकर सिंह की लिखी हुई है, तो शुद्ध कविता की खोज जो है ना वो दिनकर सिंह का लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध कविता की खोज। यहाँ पर हम लोग अध्याय 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अध्याय हम लोग 5 में आ गए। अध्याय 5 को इस वीडियो में हम लोग अब इस आगे
अध्याय 5 को करेंगे। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। अध्याय 5 क्या है? तो ये एक रोज है। क्या है? रोज है। और इसको कौन लिखे हैं? तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्साय अज्ञेय, यानी कि इसको कौन लिखा है? तो अज्ञेय जी ने लिखा है। और ये क्या है? तो ये एक कहानी है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन, यानी कि अज्ञेय द्वारा लिखी गई कहानी कौन सी है? तो अज्ञेय द्वारा लिखी गई कहानी कौन सी है? तो रोज जो है ना वो अज्ञेय द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञेय मूलतः क्या है? अज्ञेय जो है वो मूलतः क्या है? तो कहानीकार है। ऑप्शन नंबर सी। अज्ञेय ज़्यादातर क्या लिखते हैं? तो वो कहानी लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था? तो अज्ञेय जी इंटर कहाँ से किए थे? तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे। ऑप्शन नंबर ए। अज्ञेय जी इंटर कहाँ से किए थे? तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से वो इंटर किए थे। अगला हमारा सवाल है अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? यानी अज्ञेय जी का पहली कहानी कब प्रकाशित हुआ था? तो 1924 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माहेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? तो माहेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? तो मालती है। ऑप्शन नंबर ए। आगे पूछ सकता है कि मालती के पति का क्या नाम है? तो महेश्वर नाम है। दोनों तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? मालती। और मालती के पति का क्या नाम है? तो महेश्वर नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से परिचित है? यानी कि गैंग्रीन एक रोग का नाम है जिसका इसमें वर्णन किया गया है। ये पूछ रहा है किस कहानी के शीर्षक से प्रसिद्ध है? तो ये रोज कहानी के शीर्षक से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? जो लेखक था वो मालती से मिलने कितने वर्ष बाद आया था? तो वो 4 वर्ष बाद आया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आया था? तो मालती का पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आया था? तो गैंग्रीन का ऑपरेशन करके वो वापस घर लौटा था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मालती के पति का नाम क्या था? यहाँ पूछ दिया ना, मालती के पति का नाम क्या था? तो माहेश्वर था। ऑप्शन नंबर बी। और महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? तो मालती था। नेक्स्ट है भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिल रहा था? यानी भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को पूछ रहा है कौन सा पुरस्कार मिला था? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? तो उन्होंने आनंद बंधु का उन्होंने संपादन किया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो अज्ञेय जी की जो पहली कहानी थी वो किस में प्रकाशित हुई थी? तो पत्रिका सेवा में, यानी कि सेवा पत्रिका में पहली कहानी जो हुई थी वो प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माहेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? यानी कि महेश्वर जब घर आया तो कौन सा फल लेकर आया था? तो ऑप्शन नंबर ए। आम लेकर घर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? तो डॉक्टर कौन था? तो महेश्वर डॉक्टर था, इसीलिए वो डॉक्टरी पेशा से पूछ रहा है कौन जुड़ा हुआ था? तो महेश्वर जुड़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है हमारे पास अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? यानी कि अज्ञेय जी कितनी वर्ष की उम्र से कविता लिखना शुरू कर दिए थे? तो वो 10 वर्ष के थे ना, उसी समय से वो कविता लिखना शुरू कर दिए थे। ऑप्शन नंबर ए 10 वर्षों से ही। नेक्स्ट है मालती का पति क्या है? तो मालती का पति क्या है? तो डॉक्टर है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तार सप्तक का संपादन कौन है? तो तार सप्तक का संपादन कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय, यानी कि अज्ञेय जी इसके क्या है? तो संपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञेय किस बात से
संबंधित है, यानी अज्ञेय पूछ रहा है किस बात से संबंधित है, तो अज्ञेय प्रयोगवाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय प्रयोगवाद से संबंधित है। अगला सवाल है, इनमें अज्ञेय का नाटक कौन सा है। इन चारों में पूछ रहा है कि अज्ञेय का नाटक कौन है, तो उत्तर प्रियदर्शी जो है ना वो अज्ञेय का नाटक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, गैंग्रीन इनमें से किससे संबंध है, तो गैंग्रीन किससे संबंध है, तो बीमारी से संबंध है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है, यानी मालती और महेश्वर का एक संतान था, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम टीटी था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के द्वीप किसकी रचना है, तो नदी की द्वीप किसकी रचना है, तो अज्ञेय जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुई थी, यानी अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुई थी, तो कितनी नावों में, यानी कि कितनी नावों में कितनी बार, इस पर उनको क्या हुआ था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, अज्ञेय जी का जन्म हुआ था, यानी पूछ रहा है कि अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था, तो उनका जो जन्म है 7 मार्च 1911 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था। अगला सवाल है, अज्ञेय के पिता का नाम था, तो अज्ञेय के पिता का नाम क्या था, तो हीरानंद शास्त्री था। ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय के पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है, तो अज्ञेय की पुस्तक कौन सी है, तो हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर है ना जो, वो अज्ञेय जी का है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है, इन चारों में से पूछ रहा है कौन सी रचना जो है वो अज्ञेय की नहीं है, तो तिरिछ जो है ना वो अज्ञेय का लिखा हुआ कहानी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज कहानी की नायिका कौन है, तो रोज कहानी की नायिका कौन है, तो रोज कहानी की नायिका मालती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, रोज कहानी के में अतिथि बनकर आता है, तो अतिथि बनकर कौन आता है, तो मालती के भाई आता है, मालती के दूर के रिश्ते का भाई आता है। ऑप्शन नंबर सी, ये क्या बनकर आता है, तो अतिथि बनकर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज कहानी घंटे के किस खड़कने के साथ समाप्त होती है, तो 11 जब खड़कता है ना तब ये कहानी क्या होती है, समाप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है, इन चारों में से पूछ रहा है कौन सी कृति जो है वो अज्ञेय की नहीं है, तो सादा नीरा जो है ना वो अज्ञेय का लिखा हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कौन सी कृति अज्ञेय की है, इन चारों में से पूछ रहा है कौन सी कृति अज्ञेय की है, तो नदी के द्वीप जो है ना वो अज्ञेय का कृति है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, रोज इनमें से क्या है, पूछ रहा है रोज इनमें से क्या है, तो रोज क्या है, तो रोज कहानी है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं, तो उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है, तो इसके नाटककार कौन है, तो अज्ञेय है। पीछे क्या पूछा था, तो इनमें से कौन सा नाटक अज्ञेय जी का है, तो प्रियदर्शी था। नेक्स्ट है, शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है, तो शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है, तो ये एक उपन्यास की कृति है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अज्ञेय अज्ञेय की माँ का नाम था, तो अज्ञेय का माँ का नाम क्या था, बेअंती देवी था। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जितना भी था वो सब टोटल समाप्त हुआ। टोटल लगभग हम लोग 150 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट चैप्टर के साथ।